नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाते थे और चाणक्य का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो हर मुसीबत से पार्टी को बाहर निकाले, सरकारें गिराना हो, विधायकों को तोड़ना हो, ये करना हो, चुनाव लड़ना हो, वगैरह वगैरह, एकदम हमेशा सक्रिय रहते हैं अमित शाह। और कई बार कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को असल में अमित शाह ही चला रहे हैं, सरकार को भी अमित शाह ही चला रहे हैं। तो नंबर 1 भले हो नरेंद्र मोदी, लेकिन नंबर 1 पे हमेशा अमित शाह ही है। आप लोगों को याद होगा, मोदी जी ने जिंदगी में एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की प्रधानमंत्री की तरह, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे टाइम सिर्फ अमित शाह जवाब देते रहे, नरेंद्र मोदी जी इधर उधर देखते रहे। बात है 2019 के पहले के इलेक्शन की। लेकिन इस बार लगता है कि अमित शाह जी ने पार्टी को ऐसी झंझट में फंसा दिया है, ऐसे गड्ढे में फंसा दिया है, पांव ऐसा फंसा है कि सोचिए, तेलुगु देशम पार्टी और बाकी सारी पार्टियों से हाथ जोड़ के कहना पड़ रहा है कि भैया हमें कांग्रेस से बचाओ। से अब हाथ पांव जोड़े जा रहे हैं कि भैया जरा मदद करो, हमें बचा लो। असल में मामला था एनडीए महाराष्ट्र वाले शिंदे जी हैं, उप मुख्यमंत्री और एक पार्टी के नेता, वो भी नहीं आए। तो पहले ही 2 लोग नहीं आए, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। शिंदे के बारे में तो यह कहा ही जा रहा है कि नाराज है। भाई कोई भी नाराज होगा, मुख्यमंत्री था, अब उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया तो नाराज तो होगा ही। और इधर नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि अमित शाह ने जो कि यह नाराजगी है या नूरा कुश्ती है, कोई नहीं जानता। बहुत संभव है कि जानबूझकर नीतीश कुमार दूरी बना रहे हो कि अमित शाह का जो बयान है, उस बयान के चलते उनका नुकसान ना हो। आखिर उनको महादलितों का भी वोट मिलता है, उनको पिछड़ों का भी वोट मिलता है, मुसलमानों का भी वोट मिलता है। लेकिन यह भी हो सकता है कि नीतीश बाबू वाकई थोड़ा परेशान हो। अभी आप देखिए, उनके जो उप मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे, भारतीय जनता पार्टी का कोई होगा। मैं फिर कह रहा हूं कि इनकी चाल में मत फंसिए, आपस में नाटक भी हो सकता है। यह भी हो सकता है कि एक दूसरे का वोट बैंक बचा रहे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयानों के चलते नीतीश कुमार का वोट बैंक डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए भी यह नाटक हो सकता है। लेकिन फिलहाल तो तमाशा चल रहा है और इस तमाशे में सबसे बड़ा रोल है अमित शाह के बयान का। शाह जी ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया, अपने भाषण में कहा कि अंबेडकर अंबेडकर कहना फैशन हो गया है। इतना अगर भगवान का नाम लिया जाता तो स्वर्ग पहुंच जाते। अब इस देश के दलित, पिछड़े, वंचित, दमित, प्रगतिशील ये कह रहे हैं कि भाई हमें स्वर्ग जीते जी चाहिए, इसी धरती पर वैसा स्वर्ग चाहिए जो तुम्हें मिला हुआ है। जैसे इस धरती पर सारी सुख सुविधा, सारी छूट तुम्हें मिली हुई है, वैसे ही इस देश के दलितों, दमितों, गरीबों को भी वैसी ही छूट चाहिए, वैसा ही स्वर्ग चाहिए, यही सुख चाहिए। अगला जन्म, पिछला जन्म का नाटक जो है वो सिर्फ इसलिए होता है कि इस जन्म में परेशान करने में किसी को कोई दिक्कत ना आए। इस जन्म में जूते खाते रहो और फिर सिखाया जाए कि जब स्वर्ग में जाओगे तो लड्डू खाने को मिलेगा। लोग सवाल पूछ रहे हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इसी जन्म में हमें लड्डू क्यों मिलेगा, इस जन्म में हम जूते क्यों खाएं। और यह सवाल सीखना किसी ने सिखाया है तो वो डॉक्टर अंबेडकर ने सिखाया है। आजादी की लड़ाई में जो पूरा मामला था, आप जानते हैं, 1917 की बात है। महात्मा गांधी को एक जगह बुलाया गया था, बोरसद में बुलाया गया था गुजरात के, और विषय था मनुस्मृति को लेकर। वहां पर गांधी जी ने मनुस्मृति की तीखी आलोचना की थी और बाबा साहब ने तो बाकायदा मनुस्मृति को जलाया था। और आज अगर उस बाबा साहब का अपमान करके यह कहा जाए कि नाम जपते भगवान का तो स्वर्ग मिल जाता, तो दलित पलट कर सवाल पूछेंगे कि इतने सालों से हम नाम ही तो जपते रहे, हमें पलट के क्या मिला। और यही वो मामला है जिसमें अमित शाह जी बुरी तरह से उलझ गए हैं। और ये उलझन सुलझाने के लिए जितनी नई नई बातें हो रही हैं, वो सारी बातें उल्टी पड़ रही हैं। इन्होंने कांग्रेस के ऊपर हमला करने की बात की। इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अंबेडकर का अपमान किया। लोग उठाकर लेते आए कि लो भैया, तुमने तो डॉक्टर अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू के पुतले एक साथ जलाए थे। इन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा दे दिया था। नेहरू जी से नाराज होकर लोग कहने लगे कि भाई, डॉक्टर अंबेडकर के इस्तीफा देने का सबसे बड़ा जो कारण था, वो कारण तो यह था
कि आप हिंदू कोड बिल का विरोध कर रहे थे और हिंदू कोड बिल का विरोध करने वाले, सबसे ज्यादा विरोध करने वाले अगर कोई लोग थे तो वो आरएसएस के लोग थे। ये सारी चीजें गोल गोल घूम के वापस आ रही हैं। इतिहास में जब खुदाई होती है तो बहुत कुछ निकलता है। कार्टून मिल गए बहुत सारे उस जमाने के लेख मिल गए, डॉक्यूमेंट्स तो हैं ही। तो अब अमित शाह साहब से संभाले नहीं संभल रहा है, तो चंद्रबाबू नायडू की शरण में ये लोग गए हैं कि भाई आप हमारी मदद कीजिए। चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि एनडीए के अंदर और कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। अब देखिए, चंद्रबाबू नायडू बहुत शातिर नेता है। जब वो कह रहे हैं एनडीए के अंदर और कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, तो इसका मतलब समझिए। आपको याद है, वक्फ बोर्ड का कानून लेके मोदी जी चले आए थे, शाह जी चले आए थे, टीडीपी ने विरोध किया था और वो कानून गिर गया। उसके बाद अभी वन नेशन वन इलेक्शन का कानून लेकर आए थे, उस पर भी बहुमत नहीं मिला। चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी, याद रखिए आपके पास पूर्ण बहुमत नहीं है, आपकी सरकार हमारे भरोसे चल रही है, तो जो ये निर्णय आप लेते हैं जरा हमसे पूछ कर लीजिए। जब वो कह रहे हैं कि एनडीए में ज्यादा कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, तो दरअसल वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की तरफ उंगली उठा के कह रहे हैं कि ये मत मान लीजिए कि आप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं तो सब जो चाहेंगे वो कर लेंगे, हमसे जरा पूछ के बात कीजिए। और यही इशारा मीटिंग में ना आके नीतीश कुमार भी कर रहे हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ठीक है, हमने समर्थन दिया है, लेकिन सरकार मनमाने तरीके से ना चलाइए। नीतीश कुमार कैसे खड़े हो जाएंगे आप बताइए अमित शाह के इस बयान के साथ? अगर नीतीश कुमार इस बयान के साथ खड़े होंगे तो बहुत सीधा मामला है कि जो उनका महादलित और पिछड़ों के एक हिस्से का वोट है, उसके काफी सारे वोट खिसक सकते हैं। वैसे ही बिहार में बवाल चल रहा है, नीतीश कुमार संभाल नहीं पा रहे हैं। अब ये बच्चे कितने नाराज होंगे ये तो आप समझ सकते हैं। और नीतीश कुमार से सत्ता वत्ता संभल नहीं रही है इस बार। सच्चाई ये है कि ठीक है, बहुमत है उनके पास, एनडीए है उनका, भारतीय जनता पार्टी समर्थन कर रही है, इसलिए मुख्यमंत्री बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी यह है कि अगर समर्थन वापस ले ले तो तेजस्वी यादव सत्ता में आ जाएंगे। उनको किसी भी तरह से लालू यादव को सत्ता से बाहर रखना है, उनके परिवार को सत्ता से बाहर रखना है, तो नीतीश कुमार को समर्थन दे रहे हैं। लेकिन नीतीश बाबू से इस बार सरकार संभल नहीं रही है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बीपीएससी के छात्रों का आंदोलन। बातचीत की जा सकती थी, समझाया जा सकता था, लेकिन लगातार जिस तरह से लाठीचार्ज हो रहा है उससे नीतीश कुमार की इमेज और ज्यादा खराब होगी, ये तय है। अब ये बात भारतीय जनता पार्टी भी जानती है, शायद इसीलिए अपने मुख्यमंत्री की बात चला रही हो वो। ये संभव है, ये बिल्कुल संभव है। महाराष्ट्र में सारे खेल हुए, लेकिन अंत में मुख्यमंत्री तो अपना ही बनाया ना भारतीय जनता पार्टी ने। अब गिरिराज सिंह संभालने के लिए कह रहे हैं नीतीश कुमार को भारत रत्न दे दिया जाए। किस बात के लिए? पलटी मारने के लिए। सबसे ज्यादा पलटी मारने वाले मुख्यमंत्री को अगर भारत रत्न मिलता है तो जरूर दे दीजिए, वरना लोग पूछेंगे कि अरे भैया इनको क्यों भारत रत्न मिल गया, अभी तो मोदी जी को भारत रत्न नहीं मिला है। लेकिन गिरिराज सिंह की ये जो लाइन है, ये जो बात वो कह रहे हैं नीतीश कुमार को भारत रत्न दे देना चाहिए, ये समझ में आता है कि किस तरह की बेचैनी भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी है, क्योंकि वो जानती है कि नीतीश कुमार के सहारे के बिना वो वहां पर चुनाव नहीं जीत सकती है। अब आप बिहार की हालत देखिए कि पटना में गांधी भवन है, हम सब जानते हैं, मैं भी गांधी भवन में कई बार जा चुका हूं, कई कार्यक्रमों में। गांधी भवन में गांधी भजन चल रहा था, रघुपति राघव राजा राम। इसमें एक लाइन आती है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। गांधी भवन में गांधी का भजन चल रहा था और उसका विरोध होने लगा। इतना विरोध होने लगा कि जो गायिका थी उनको हाथ जोड़ के कहना पड़ा कि भाई मेरी किसी बात से आप लोगों को दिक्कत हुई हो तो माफ कर दीजिए। तो नीतीश कुमार ऐसी तो सरकार चला रहे हैं, भले वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन असल में चल वहां पर भारतीय जनता पार्टी की ही रही है। जितनी सांप्रदायिक घटनाएं वहां लगातार हो रही हैं वो सब बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए हैं। तो नीतीश कुमार से ये उम्मीद तो फिलहाल नहीं की जा सकती, हालांकि नीतीश कुमार ऐसे आदमी हैं जो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल उनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि अमित शाह वाला जो बयान है उसको डिफेंड करें। चंद्रबाबू नायडू का जहां तक मामला है तो उन्होंने एक तीर से दो निशाने किए हैं। पहले तो मोदी और शाह दोनों से कह दिया कि भैया ऐसी गुंडागर्दी नहीं चलेगी कि तुम बिल लेके आ जाओ और तुमको यह लगे कि तुम्हारा पूर्ण बहुमत है और जहां तुम कहो वहां अंगूठा लग जाए, यह नहीं चलेगा। तुमको हमसे पूछ के काम करना पड़ेगा। तो अमित शाह के इस बयान के बाद
अब नरेंद्र मोदी के लिए अगली मुश्किल यह पैदा होने वाली है कि धीरे धीरे चंद्रबाबू नायडू अपनी मनमानी करवाने की कोशिश करेंगे, नंबर 1। दूसरा, बड़े बार्गेनर हैं चंद्रबाबू नायडू। इसमें उन्होंने कहा कि जिस तरह की योजनाएं बनती हैं, हमारी सरकारी योजनाएं, उसमें दलितों को हमें अलग से ज्यादा फायदा देना पड़ेगा। इसका इशारा यह है कि अब वो केंद्र सरकार से और पैसे मांगेंगे। पहले ही लगातार केंद्र सरकार से बड़ी बड़ी योजनाओं के लिए पैसे वो लेते रहे हैं, अब वो पैसे और मांगेंगे। तो चंद्रबाबू नायडू सरकार नहीं गिराएंगे। मैं कई बार कह चुका हूं कि सरकार गिरा के उनको कुछ नहीं मिलना है, लेकिन इस सरकार को एक तरफ से चूसते रहेंगे, लगातार उससे पैसे मांगते रहेंगे, और दूसरा उंगली करते रहेंगे, लगातार इनको परेशान करते रहेंगे, लगातार जो ये विधेयक लेके आएंगे उसको गिराने की, बदलवाने की कोशिशें करते रहेंगे। तो नरेंद्र मोदी जी अमित शाह के चक्कर में, थोड़ा भंवर में और ज्यादा फंस गए हैं। और अब उस खिलाड़ी की बात कर लेते हैं जो वहां पर था नहीं, लेकिन खिलाड़ी अब बड़ा हो गया है, योगी आदित्यनाथ। अयोध्या जैसी सीट हार गई, मोहनलालगंज जैसी सीट हार गई, तमाम ऐसी सीटें हार गई जहां भारतीय जनता पार्टी को हार की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जब योगी से सवाल पूछा गया तो योगी ने पलट के कह दिया कि भैया सीट तुमने डिसाइड की, कैंडिडेट तुमने डिसाइड किया, तो फिर हमसे सवाल क्यों पूछ रहे हो। स्मृति ईरानी का आपको याद होगा, उन्होंने अपने ट्वीट में नरेंद्र मोदी का नाम तक नहीं लिया था। तो ये जो लड़ाई चल रही थी, ये जो शीत युद्ध चल रहा था योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच, अब समझ में आ गया है योगी के कि इस बयान के बाद अमित शाह बरसों पीछे हो गए हैं। अब अगर कभी उनको प्रधानमंत्री बनाने की बात होगी तो यह बयान उनके सामने खड़ा रहेगा। उनको समर्थन देने वाले भी सवाल पूछेंगे कि यह बयान आपने देकर जो अपमान किया था बाबा साहब का, हम कैसे आपको समर्थन दें। तो योगी आदित्यनाथ ने अपनी चाल तेज कर दी है। यूपी में जो कार्यक्रम कराया उससे अमित शाह को बाहर रखा है। इसका मतलब यह है कि अब यूपी में जब भी विधानसभा का चुनाव होगा तो अमित शाह की नहीं, योगी आदित्यनाथ की चलेगी। गद्दी वद्दी से हटने की तो बात ही छोड़ दीजिए। अगला चुनाव 100% भारतीय जनता पार्टी योगी के नेतृत्व में ही लड़ेगी और उसमें अमित शाह को बहुत ज्यादा दखल नहीं करने देंगे योगी आदित्यनाथ। तो होता है जब आपका सूरज आसमान में होता है, जब आपके सितारे बुलंद होते हैं, तो कई बार आप गलत भी बोलते हैं और वो सही हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी बरसों से राहुल गांधी के 10-10, 12-12 सेकंड के वीडियो चला के जो कोशिश करती रही, वो ऐसी पलट के लगी है, वो तीर ऐसा पलट के और ऐसी जगह लगा है कि न मरने दे रहा है न जीने दे रहा है। अमित शाह अभी आपको बहुत ताकतवर दिखाई दे रहे हैं। वो इस्तीफा नहीं देंगे और माफी भी नहीं मांगेंगे, मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं। लेकिन ये एक जो उनका बयान है, उनके पीछे जो पड़ा है, उनकी सरकार को भी कमजोर कर रहा है और अमित शाह को तो कमजोर कर ही रहा है। ये ताकत है बाबा साहब अंबेडकर की करने का। नीतीश कुमार को मौका मिल गया, चंद्रबाबू नायडू को उंगली उठाने और सवाल पूछने का मौका मिल गया, और नरेंद्र मोदी जी सोच रहे होंगे कि ये कमबख्त चाणक्य जो है वो तो गले की हड्डी बन गया। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।